तो आज सरकार और किसान के बीच में नवे दौर की बातचीत होनी है। विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे का समय तय किया गया, जब सरकार और किसान संगठनों के बीच में दोपहर 2 बजे सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी। कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं किसान। दिल्ली बॉर्डर पर किसान संगठनों का प्रदर्शन लगातार जारी है। तो ऐसे में दोपहर 2 बजे का वक्त तय किया गया है, जब किसान और सरकार के बीच एक बार फिर से टेबल पर बातचीत होगी। तो टेबल पर एक बार फिर किसान और सरकार आमने सामने नजर आएंगे। अब देखना यह होगा कि नौवें दौर की जो वार्ता बुलाई जा रही है, क्या इस वार्ता के तहत क्या किसी अंजाम तक पहुंच पाएंगे सरकार और किसान, क्योंकि लगातार 8 दौर की वार्ता अब तक हो चुकी है, लेकिन तमाम जो 8 दौर की वार्ता बुलाई गई थी वो कहीं ना कहीं बेनतीजा साबित रही। लेकिन पूरी तरीके से भी बेनतीजा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई ऐसी मांगे थी जिस पर सरकार मांगने को तैयार हो गई थी, लेकिन किसान एक भी कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो लगातार पहले ही दिन से अपनी मांग को लेकर के डटे हुए हैं। लगातार किसानों का ये कहना है कि अगर उनकी एक मांग को पूरी कर दिया जाए तो वो आंदोलन पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। उनकी मांग केवल इतनी है कि जो तीनों कृषि कानून लाए गए हैं उससे रद्द कर दिया जाना चाहिए, और इससे बिल्कुल भी कम में मानने को किसान तैयार नहीं है। तो लगातार धरना प्रदर्शन किसानों का जारी है, और ऐसे में नौवें दौर की वार्ता आज बुलाई गई है। आज दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में सरकार और किसान संगठनों की बैठक एक बार फिर से होनी है। इस पर अधिक जानकारी के लिए दीपक शर्मा बुराड़ी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या स्थिति वहां पर किसानों के बीच में बनी हुई है। जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ जो किसान नेता मौजूद थे वो फिलहाल अभी जो है वो विज्ञान भवन के लिए निकल चुके हैं। बाकायदा एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी है जो उनके साथ में अपनी मोटरसाइकिल लेके गया है, जो उनको विज्ञान भवन तक लेके जाएगा। जो किसान नेता है वो फिलहाल उस मीटिंग के लिए जो सरकार से वार्ता होनी है उसके लिए निकल चुके हैं, और कुछ किसान जो है वो भी अभी यहाँ पर मौजूद है, और वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आज जो वार्ता होनी है, लगातार 7 से 8 बात जो है बात हो चुकी है, लेकिन उसके बाद आज जो वार्ता होनी है उस पर क्या रिजल्ट निकल के आता है, क्या सरकार अपने कानून को वापस लेती है या किसानों को कहीं ना कहीं आकर झुकना पड़ेगा, यही बात आज जो है वो होनी है। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद ही फैसला होगा कि ये आंदोलन अभी आगे चलना है या ये आंदोलन आज यहीं पे खत्म कर दिया जाएगा। तो दीपक, क्या किसानों की तरफ से ऐसा कुछ कहा गया है कि अगर आज के वार्ता में अगर सरकार किसानों की मांग को पूरा नहीं करती है तो आगे की क्या कुछ किसानों की रणनीति रहने वाली, क्या इस बारे में किसानों ने अब तक कुछ खुलासा किया है? जी, मैं आपको बता दूं, जैसा कि कल भी जब ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी जो कि बॉर्डर से बॉर्डर तक गए थे, उसमें जो हमारी किसानों से बात हुई थी, उनका साफ कहना था कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी ये सिर्फ एक सैंपल दिया है कि ट्रैक्टर रैली जो निकाल के अगर ये हमारी सरकार बात नहीं सुनती है तो 26 जनवरी को जो है, जो ये 5% ट्रैक्टर आज हमने निकाले हैं, ये कम से कम 60 से 70% ट्रैक्टर जो है ये निकलेंगे और दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, और हमारी बात को नहीं मानेंगे तो जैसे 26 जनवरी की परेड निकलती है ऐसे एक परेड किसानों की भी निकाली जाएगी। ठीक है दीपक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि किसान लगातार इतने दिनों से कड़ाके की ठंड के बीच भी अपने मांगों को लेकर के डटे हुए हैं, टस से मस होने को तैयार नहीं है। नौवें दौर की वार्ता बुलाई गई है, क्या लगता है इस वार्ता के तहत क्या किसी नतीजे तक पहुंचा जा पाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब लगातार 44वां दिन है जब किसान आंदोलनरत हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब एक सीमा तक ही किसान या ये गतिरोध को चलाया जा सकता, कहीं ना कहीं तो इसको थामना ही होगा, और यही वजह है कि अब कोशिश ये हो रही है कि इस बार कुछ फाइनल हो सके। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो संकेत मिल रहे हैं, संकेतों के मुताबिक सरकार एक फैसला भी ले सकती है। मसलन कि अगर किसान नहीं मान रहे हैं तो ये राज्यों को यह अधिकार दिया जा सकता है कि राज्य अपने अपने तरीके से अगर चाहे तो किसान बिल को लागू करें और चाहे तो किसान बिल को लागू ना करें। इससे भी किसानों को समझाया जा सकता है। दूसरा, कोई कमेटी का ऐलान करके तब तक के लिए किसान बिल को होल्ड में भी डाला जा सकता है। इसको लेकर के भी सरकार विचार कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि तीसरी जो लगातार कोशिश तो हो ही रही है कि किसानों को कन्विंस किया जाए, उनको मनाया जाए। अब देखना यह होगा इन तीनों में से क्या रुख रहता है सरकार का, या फिर इसके अतिरिक्त भी कोई समाधान निकल के सामने आता है। फिलहाल वार्ता जो है बेहद अहम है आज की, और आज देखना होगा कि क्या कुछ नतीजा निकल के आता है। वैसे ब्रजेश जी, अगर जिस तरीके से
किसानों की तरफ से एक ही मांग शुरू से रही है और सरकार बार बार कोशिश यही कर रही है कि किसी भी तरीके से समस्याओं का समाधान निकाला जा सके, उनसे बातचीत करके कि जो संशोधन हो रहा है तो संशोधन के प्रति बातचीत हो। लेकिन काला कानून जो किसान कह रहे हैं उसे रद्द करने के लिए कह रहे हैं। सरकार एक बार भी ये नहीं कह रही है कि नहीं हम काला कानून रद्द करने के लिए प्रयासरत है या, लेकिन किसान को बार बार मांग यही है कि अगर मांगे दोनों तरफ से एक ही मांगों को लेकर के डटे हुए हैं तो बार बार ऐसी वार्ता बुला करके फिर फायदा क्या? देखिए, अभी तक यही सबसे बड़ी बात है कि दोनों अपने अपने एंड से डटे हुए हैं। ना तो किसान अपने स्टैंड से कसपस होने को तैयार है और ना ही जो है सरकार। लेकिन कई समाधान निकालने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना होगा, किसी न किसी को तो अपने स्टैंड से रोल बैक करना होगा। तो अब वो कौन होगा और क्या बीच के बीच सहमति निकल पाती है, ये देखने वाली बात होगी। और इसी पर हर किसी की निगाहें हैं कि आखिर चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी, कैसे जो है यहाँ पर अब सहमति बन पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। वैसे ब्रजेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की चिंता जाहिर कर दी कि जो तमाम बड़ी संख्या में जहां पर किसान लगातार डटे हुए हैं इतने दिनों से और कोरोना का नया स्ट्रेन की पुष्टि भारत में हो रही है धीरे धीरे और लगातार संख्याएं बढ़ती चली जा रही है, अगर इस बीच एक भी किसान इसमें से संक्रमित होता है नए स्ट्रेन से तो कितने लोगों को बीमार कर सकते हैं? तो ऐसे में किसान क्या अब भी जब वो सुनने को तैयार नहीं है तो किस तरीके से सरकार यहाँ पर हल निकालने का प्रयास करेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड गाइडलाइन का पालन हर किसी को करना होगा। लेकिन जब हजारों और लाखों की तादाद एक जगह पर एकत्र होती है तो कोई गाइडलाइन का कोई भी मायने नहीं रह जाता। कुछ यही स्थिति देखने को मिल रही है किसान आंदोलन के उसमें भी, जहाँ पर हजारों की तादाद में जब किसान जहाँ पर जमा हुए हैं वहां पर ना तो किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही किसी तरह के कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। ऐसे में सरकार को तय करना है कि आखिर कैसे एक मांग को लेकर कैसे न सिर्फ सैकड़ों और हजारों लोगों की जान को एक तरह से जो है सवालों के घेरे में खड़ा किया जा सकता है। ऐसे में जरूरी है कि बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पर बुराड़ी से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव है दीपक शर्मा जी। तो दीपक, सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस तरीके से अभी हमने ब्रजेश जी से भी बातचीत की तो उन्होंने भी यही कहा कि जो बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर नजर आ रहे हैं उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अगर एक भी किसान संक्रमित होता है तो वो कितने किसानों को संक्रमित कर सकता है, लेकिन इस बात की चिंता जरा सा अभी किसानों के बीच में देखी नहीं जा रही है। लेकिन उसके बाद कोविड-19 से रिलेटेड जो भी जो उनको उपचार करने चाहिए, जो उनको रखने चाहिए, वो उसका पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी भी एक किसान को कोरोना हो जाता है तो इसका वायरस जो है वो इतनी जल्दी फैलता है, ये किसान भी अच्छी भली बात जानते हैं। लेकिन उसका कहना है वो कहना यही है। तो क्या दीपक ये जान जोखिम में डालने वाली बात नहीं हो गई? अगर किसानों को भी पता है कि कितनी भयावह कितनी खतरनाक बीमारी है तो क्या किसानों के बीच में बिल्कुल भी ऐसी चिंता नहीं देखी जा रही? तो क्या उनके बीच में जिस तरीके से वो ऐसे ही बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बिना मास्क के नजर आते हैं तो क्या उनके बीच में संक्रमण नहीं फैलेगा? किसानों को इस बात पर चिंता नहीं जाहिर करनी चाहिए? जी बिल्कुल, जो जिस तरह से किसान वहां पर उसके बावजूद जो है बाकायदा बोला जाता है, अनाउंसमेंट की जाती है कि आप सैनिटाइजेशन कीजिए, मास्क लगा के बैठिए, उचित दूरी बना के बैठिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसकी लापरवाही बरती जाती है तो किसानों को इसको भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए किसानों को इस चीज को भी समझना चाहिए कि अपने आंदोलन के साथ साथ वो कोरोना से रिलेटेड जो हमें जानकारी लेनी चाहिए उससे वो जानकारी ले और उसका वो है पालन करें। ठीक है, आप बने रहिएगा दीपक हमारे साथ। यहाँ पर गुलशन सैफी सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुलशन, आपसे जानकारी चाहेंगे कि किसानों की आगे की रणनीति क्या होने वाली है? अगर 9वें दौर पर भी कोई नतीजा नहीं निकलता है तो क्या किसानों के बीच में दोबारा बैठक बुलाई जाएगी, आगे की रणनीति तैयार की जाएगी? और अगर रणनीति तैयार की जाएगी तो इस बार किसानों के बीच में अगर आप मौजूद है तो आपकी बातचीत भी हुई होगी, तो क्या कुछ कहना किसानों का इस पर? देखिए, पूरी तरह से जो बातचीत का नतीजा सामने आ जाएगा। गुलशन, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। जी, जिस तरह कल किसानों ने ट्रैक्टर रैली कर सरकार को चेतावनी दी है और उसके बाद पर ये कहना है तो किसी तकनीकी खामियों की वजह से गुलशन से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। खैर,
दीपक शर्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गुलशन सैफी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और ब्रिजेश श्रीवास्तव जो एसोसिएट एडिटर है हमारे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दोपहर 2 बजे सरकार और किसानों के बीच में एक बार फिर से 9वें दौर की वार्ता बुलाई गई है, बैठक होनी है। इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर इस बैठक पे क्या नतीजा निकलेगा। कोविड वैक्सीनेशन से पहले आज सबसे बड़ी रिहर्सल की जा रही है। आज देश के 736 जिलों में एक साथ वैक्सीनेशन का ड्राई रन जारी है। वैक्सीनेशन की तैयारियों को आज परखा जाएगा। अगले हफ्ते से शुरू हो सकता है टीकाकरण अभियान। 2 जनवरी को सभी राज्यों में किया गया था ड्राई रन, तो ड्राई रन एक बार फिर से जारी है। अगले हफ्ते से हो सकता है टीकाकरण अभियान। इसी वजह से ड्राई रन लगातार किया जा रहा है। 736 जिले ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर आज ड्राई रन वैक्सीनेशन का किया जा रहा है। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि अगर सफल साबित हो जाता है ये ड्राई रन, तो उसके बाद से टीकाकरण भी शुरू हो जाएगा। तो टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने से पहले ये ड्राई रन इसी वजह से किया जा रहा है कि अगर कोई किसी भी तरीके की कमियां निकलकर सामने आती है तो उसे जल्द से जल्द ठीक किया जा सके, क्योंकि लगातार ऐसी आशंकाएं जताई गई। उसके बाद से तमाम ऐसे बयान भी जारी किए गए हैं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी कि मकर संक्रांति तक में यह आशंका जताई जा रही है कि अगर ड्राई रन पूरी तरह से सफल रहा तो फिर टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा 14 जनवरी से। तो उससे पहले आज 736 ऐसे जिले बताए जा रहे हैं जहां पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन जारी है। कोविड वैक्सीनेशन से पहले आज सबसे बड़ी रिहर्सल की जा रही है। आज देश के 736 जिलों में एक साथ वैक्सीनेशन का ड्राई रन जारी है। वैक्सीनेशन की तैयारियों को आज परखा जाएगा। और आज ड्राई रन जो इतने दिनों से वैक्सीनेशन का चल रहा था, आज सबसे बड़ा रिहर्सल इस वजह से भी माना जा रहा है कि एक दिन में 736 ऐसे जिले बताए जा रहे हैं जहां पर कोरोना वैक्सीन के वैक्सीनेशन का ड्राई रन जारी है। और इसी आधार पर जो वैक्सीनेशन का ड्राई रन जारी है उसके आधार पर ये जायजा लिया जा रहा है, परखा जाएगा कि ये वैक्सीन किस तरीके से काम कर रही है। सफलतापूर्वक अगर ये ड्राई रन जारी रहा और साबित हुआ सफल, तो उसके बाद से टीकाकरण अभियान की शुरुआत भी जल्द ही कर दी जाएगी। और तमाम पार्टियों की तरफ से भी एक आश्वासन दिया गया था कि अगर ड्राई रन सफल साबित रहा तो फिर तुरंत ही टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर फायरिंग के साथ क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। राइफल से फायरिंग करके सलामी दी गई। देवासा गांव के ग्राम प्रधान के समर्थक ने फायरिंग की। जब तक फायरिंग नहीं हुई तब तक प्रधान ने फीता नहीं काटा। तो गौरा के बीजेपी मंडल अध्यक्ष डॉक्टर बलराम बिंद के साथ में मौजूद रहे। देवासा गांव का ग्राम प्रधान है सुभाष चंद्र पटेल। रानीगंज इलाके में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया था। गौरा के बीजेपी मंडल अध्यक्ष बताए जाते हैं डॉक्टर बलराम बिंद, जिनके साथ वो मौजूद थे। और जब तक फायरिंग नहीं की गई, फायरिंग करके सलामी नहीं दी गई, तब तक प्रतापगढ़ में जो प्रधान मौजूद थे उन्होंने फीता काटने का काम नहीं किया। तो राइफल से फायरिंग करके सलामी देने का काम किया गया। उसके बाद से देवासा गांव के ग्राम प्रधान के समर्थकों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद से फीता काटा गया। इनके साथ में है हमारे डॉक्टर बलराम बिंद जी। बलराम बिंद जी है। इनके साथ में है हमारे डॉक्टर बलराम बिंद जी। बलराम बिंद जी है। इनके साथ में है हमारे डॉक्टर बलराम बिंद जी। बलराम बिंद जी है। इनके साथ में है हमारे डॉक्टर बलराम बिंद जी। बलराम बिंद जी है। तो प्रतापगढ़ की खबर आपको बता रहे, जहां पर देवासा गांव में प्रधान मौजूद थे फीता काटने के लिए। फायरिंग के साथ उद्घाटन पर पुलिस खामोश क्यों है? क्योंकि जब तक फायरिंग नहीं की गई प्रतापगढ़ में, तब तक प्रधान ने फीता नहीं काटा। तो सुप्रीम कोर्ट के नियम का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई होगी? प्रतापगढ़ से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर फीता काटने से पहले सलामी दी गई है फायरिंग करते हुए। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए मनु सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनु, आपसे जानकारी चाहेंगे किस तरीके से जो फीता काटने के लिए रुके हुए थे प्रधान, जब तक फायरिंग नहीं की गई तब तक उन्होंने फीता नहीं काटा, और ऐसे में अगर कोई अनहोनी हो जाती तो इस बात की जिम्मेदारी किसकी बनती थी?
जी, मैं आपको बता दें यहाँ प्रतापगढ़ के रानीगंज के आमापुर दर्रा के फाहिपुर गांव का मामला है, जहां पहले क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होता है, जहां पर क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन के लिए पहले राइफल से फायरिंग की जाती है, उसके बाद सलामी दी जाती है, तब फिर टूर्नामेंट का फीता काटा जाता है। जहां वहीं देवा गांव के ग्राम प्रधान सुभाष चंद्र पटेल और समर्थक उनके पहले राइफल को फायरिंग करने के लिए फायरिंग की आवाज में बीच टूर्नामेंट में उद्घाटन करते हैं, जहां ग्राम प्रधान भी पहले से चलवाई थी राइफल और फिर भी फायरिंग के बाद भी क्रिकेट का टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं। वहीं पुलिस ने वीडियो वायरल होने के मनु, बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का आदेश दे दिया था कि ना तो हर्ष फायरिंग की जाएगी, ना इस तरीके से फायरिंग करके सलामी देने का काम किया जाएगा, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना नहीं है? जी, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सरासर उल्लंघन किया जा रहा है, जहाँ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने फिर एक बार लापरवाही सामने आई, जहाँ वीडियो वायरल होने के बाद प्रधान का नाम उजागर हो रहा है, तो भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो वहीं अज्ञात में पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। ठीक है मनु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बुलंदशहर कांड के बाद भी सो रहा है आबकारी विभाग। अमरोहा में कच्ची शराब बनाते वीडियो वायरल हुआ। अमरोहा में नाबालिग बना रहे कच्ची शराब, तो पूरे मामले से गजरौला पुलिस पूरी तरीके से अनजान यहां पर नजर आ रही है। और गजरौला थाना क्षेत्र के ढाको वाली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अमरोहा का वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें मासूम बच्चे यहां पर कच्ची शराब बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर गजरौला पुलिस जो है वो खामोश नजर आ रही है। अमरोहा की पुलिस भी कहीं पर भी तैनात नहीं दिख रही है, काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगता है तब पुलिस प्रशासन की नींद खुलती है। जब बार बार इसे तमाम मीडिया हाउसेस की तरफ से इस तरीके से खबर को चलाया जाता है, दिखाया जाता है, तब पुलिस प्रशासन की नींद खुलती है। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जब ग्रामीणों को भी पता है, लोगों को भी पता है, तो क्या पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं होगी? कच्चे शराब बनाते हुए इस वीडियो में साफ तौर पर बच्चे को देखा जा सकता है। इस पर अधिक जानकारी के लिए प्रदीप कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आपसे जानकारी चाहेंगे। वीडियो हमने अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें छोटे बच्चे कच्ची शराब बनते वक्त वहां पर मौजूद है, वो ही बनाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पुलिस बताई जा रही है अमरोहा की, वो सोती हुई नजर आ रही है। प्रदीप, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी प्रदीप, अभी एक वीडियो हमने अपने दर्शकों को दिखाया जिस वीडियो में साफ तौर पर कच्ची शराब बनाते हुए छोटे बच्चे देखे जा सकते हैं। इस पर कानून किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था तो यहाँ साफ तौर पर ठप नजर आ रही है। जी देखिए, आपको बताता हूँ, ये मामला अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गाँव ढेको वाली, जहाँ मासूम बच्चा एक आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में। तो आप ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और अभी तक अभी अपडेट ये है कि अभी प्रशासन गया है यहाँ पर, आबकारी विभाग गया और की जांच कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि सूत्र बताते हैं कि यहाँ पर आबकारी विभाग। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यार फोन आ रहा। फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। नमस्कार।